हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश जो PCSJ का पेपर था, यूपी PCSJ 2018 का, उसको हल करेंगे और उसमें वही उत्तर हम देखेंगे जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया था। और इसकी हम व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि व्याख्या के संबंध में हमारे लगभग सभी विषयों के वीडियो हमारे चैनल विधिकारी पर उपलब्ध हैं। आप वहां से जाके उसका अध्ययन कर सकते हैं, MCQs को सॉल्व करके अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, धारा 498 IPC। तो यह जो है IPC से संबंधित था और धारा 498 से नहीं बल्कि धारा 497 से संबंधित था, जो कि जारता से संबंधित है। और इसी केस में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा धारा 497 के अंतर्गत जो जारता को अपराध घोषित किया गया है, तो उसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। तो इस प्रकार से पहला ही विकल्प सुमेलित नहीं है, बाकी सही ये तीनों जो है ये सुमेलित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित वादों पर विचार कीजिए और उन्हें तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है डब्लू कल्याणी बनाम राज्य। तो डब्लू कल्याणी बनाम राज्य का जो केस है यह 2011 का है। दूसरा है यूसुफ अब्दुल अजीज़ बनाम राज्य, बॉम्बे राज्य का जो केस है यह 1954 का है। तीसरा है जोसेफ साइन का केस, यह 2018 में आया था। और तीसरा है वी रेवती बनाम भारत संघ, तो यह केस जो है 1988 का है। तो इस प्रकार से सबसे पहले ये है दूसरा। तो दूसरे को देख लेते हैं किस विकल्प में है, तीसरी में है। तो ये दूसरा विकल्प सही है क्योंकि 2, 4, 1, 3। तो सबसे पहले 1954 में यूसुफ अब्दुल अजीज़ का जो केस है ये आया था। उसके बाद आया है 1988 में ये वी रेवती का, और उसके बाद 2011 में डब्लू कल्याणी का, और सबसे बाद में आया है जोसेफ साइन वाला 2018 में। तो इस प्रकार से 2, 4, 1, 3 सही विकल्प है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि पति अपनी पत्नी का स्वामी नहीं है। तो यह जो टिप्पणी थी 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जोसेफ साइन बनाम भारत संघ के केस में किया गया था। और इसी केस में IPC की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित किया गया था। और इसमें कहा गया कि जो जारता है वह अपराध नहीं है, बल्कि यह एक तलाक का ग्राउंड बन सकता है, लेकिन यह अपराध नहीं है। नेक्स्ट, ए हत्या करने के आशय से विष की एक जानलेवा खुराक बी को दे देता है, और तब जबकि बी जीवित था एक अजनबी व्यक्ति सी ने ए के ज्ञान के बिना बी पर हमला किया और उसको गोली से मार डाला। तो इस मामले में जो उत्तरदायित्व तो है ए का क्या होगा और सी का क्या होगा, तो यही पूछा गया है। तो इस मामले में ए जो है चूँकि उसको विष की खुराक दे चुका है, इसलिए वह हत्या के प्रयास का दोषी होगा। लेकिन अगर वो हत्या का तब दोषी होता जबकि विष से उसकी मृत्यु होती, लेकिन उसकी मृत्यु होने से पहले ही सी आकर उसकी गोली मारकर हत्या कर देता है। तो इसलिए सी हत्या का दोषी होगा और ए जो है ये हत्या के प्रयास का दोषी होगा। नेक्स्ट, एक पुलिस अधिकारी ए जे को एक संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है। अर्थात इसका तात्पर्य है कि ए जो है एक पुलिस अधिकारी है, जे को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए उसको प्रताड़ित करता है, यातना देता है। तो यहाँ पर यह जो पुलिस अधिकारी ए है वो IPC की किस धारा के अंतर्गत दोषी होगा। तो वह जो है IPC की धारा 330 के अंतर्गत जो पुलिस अधिकारी है वह दोषी होगा। नेक्स्ट, ए को बी ने एक विषय सूची प्रिंट करने के लिए कुछ ब्लॉक दिए थे। उसने उससे एक प्रतिस्पर्धी फर्म की विषय सूची में उन्हीं ब्लॉक में से जो है कंटेंट को छाप दिया। तो यहाँ ए किस अपराध के लिए दोषी होगा। तो इस मामले में जो ए है वह आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया है। नेक्स्ट, बलात्कार पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। तो यह जो है IPC की धारा 228A के अंतर्गत दंडनीय है। IPC की धारा 228A। नेक्स्ट, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। तो यह किस मामले में उपलब्ध नहीं होगा। तो यह जो है आपराधिक न्यासभंग के मामले में कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं पाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए।
तो इसमें पहला है संपत्ति का परिदान। तो संपत्ति का जो परिदान है यह उद्यापन में होता है, क्योंकि अगर व्यक्ति को उद्यापित किया जाता है तब उस जो है संपत्ति अपनी प्रदान कर देता है, उसको दे देता है। दूसरा है संपत्ति लेना। तो संपत्ति को चोरी में संपत्ति ले ली जाती है बेईमानीपूर्ण आशय से। तीसरा है संपत्ति का न्यस्त होना। तो जब संपत्ति न्यस्त होती है तो यह जो है न्यासभंग से संबंधित है, तो यहाँ पे न्यासभंग किया जाता है। और चौथा है निर्दोष तरीके से प्राप्त संपत्ति को अपने प्रयोग में लाना। तो यह आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध होता है। तो इस प्रकार से 4, 3, 1, 2 अर्थात पहला विकल्प ही सही है। नेक्स्ट, दृश्य रैतिकता भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित है? तो दृश्य रैतिकता को धारा 354C के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक मत से विचार व्यक्त किया कि व्यक्तिगत स्वायत्तता, आत्मीयता और पहचान को मूल अधिकारों के अंतर्गत संरक्षित किया गया है? तो यह जो निर्णय था यह नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के केस में ऐसा जो है विचार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा व्यक्त किया गया था। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अधिकारिता को परिभाषित करती है? तो अधिकारिता में को सीपीसी में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट, कथन ए, सिविल न्यायालय को सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होती है। तो यह कथन सही है। कारण इसमें बताया गया है कि सिविल वाद का संज्ञान अभिव्यक्त रूप से वर्जित होना चाहिए। तो ये कारण गलत है, क्योंकि जो सिविल वाद का संज्ञान जो है वह अभिव्यक्त या विवक्षित दोनों रूपों से वो जो है इसे वर्जित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ए सही है लेकिन आर गलत है, तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, सूत्र इनवाइटो बेनिफिशियम नॉन डाटूर अर्थात विधि जो है किसी व्यक्ति को कोई अधिकार या फायदा उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रदान नहीं करती है। तो यह जो सिद्धांत है वह सिविल प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान से संबंधित है? तो यह 23 और नियम 1 से संबंधित है। तो इस प्रकार से जो चौथा विकल्प है ये सही है, आदेश 23 नियम 1। और इसी के तहत कोई व्यक्ति जो अपने दावे के भाग का त्याग करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है वाद का स्थापन। तो वाद का स्थापन ये सही सुमेलित है, यह धारा 26 आदेश 4 नियम 1 के तहत किया जाता है। अंतराभिवाचीवाद ये भी सही सुमेलित है, ये और इसे जो है धारा 88 आदेश 35 नियम 1 के तहत इसके बारे में प्रावधान है। मैत्रीपूर्णवाद, तो मैत्रीपूर्णवाद जो है यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये इसका जो प्रावधान है यह आदेश 35 के अंतर्गत नहीं किया गया है, जबकि आदेश 35 के अंतर्गत अंतराभिवाचीवाद के बारे में प्रावधान है। और चौथा है सामयिक मुजराई, तो इसके बारे में जो प्रावधान है आदेश 20 नियम 19 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से जो तीसरा विकल्प है यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है डिक्री के अंतर्गत आदेश भी शामिल है। तो डिक्री के अंतर्गत अंतिम आदेश शामिल है, यह सही है। गार्निसी वह व्यक्ति है जो डिक्रीदार को ऋण का भुगतान करने या उसे किसी चल संपत्ति का प्रदान करने के लिए दायित्वाधीन होता है। तो यह गलत है, क्योंकि जो गार्निसी होता है वह डिक्रीदार को जो है भुगतान करने के लिए नहीं होता, बल्कि निर्णीत ऋणी को होता है। तो इसी को गार्निसी को एक शब्द में निर्णीत ऋणी का ऋणी कहा जाता है। अर्थात जो प्रतिवादी है जिसके विपक्ष में डिक्री पारित की गई है, अगर उसका कोई कर्जदार है तो उसे ही गार्निसी कहा जाता है। और कोर्ट के द्वारा केवल पहला विकल्प सही है, केवल एक। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा स्पष्ट रूप से उत्प्रेषण रिट जारी करने की शक्ति की प्रवृत्ति की है? तो यह जो है धारा 115 है। नेक्स्ट, अभिवचन का एक आधारभूत सिद्धांत है कि अभिवचन में तात्विक तथ्यों का और मात्र तात्विक तथ्यों का ही समावेश होना चाहिए। तो यह निर्णय किस केस में दिया गया था? तो यह निर्णय जो है उद्धव सिंह बनाम माधवराव सिंधिया के केस में दिया गया था। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है निर्णय और डिक्री, यह सुमेलित नहीं है। दूसरा है खर्चे, तो खर्चे के बारे में प्रावधान यह धारा 35 में दिया गया है, यह सही है।
तीसरा है वाद का संस्थित किया जाना, इसके बारे में प्रावधान धारा 26 में है और विधिक प्रतिनिधि के बारे में प्रावधान धारा 50 में है। तो इस प्रकार से पहला सुमेलित नहीं है, बाकी 2, 3 और 4 सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो पहला है अधिकारिता के बारे में आक्षेप। तो अधिकारिता के बारे में जो आक्षेप है, इससे संबंधित जो केस है यह किरण सिंह बनाम चमन पासवान का केस है। दूसरा है पक्षकारों का जोड़ा जाना। तो इससे संबंधित केस है रजिया बेगम बनाम साहबजादी अनवर बेगम। तीसरा है आणविक प्रांग न्याय। तो आणविक प्रांग न्याय या आणविक पूर्व न्याय से संबंधित जो केस है वह है वर्कमैन बनाम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कोचीन पोर्ट ट्रस्ट। और चौथा है अस्थायी व्यादेश। तो अस्थायी व्यादेश से जो संबंधित केस है वह है अमेरिकन कंपनी बनाम इथिकॉन लिमिटेड। तो इस प्रकार से 2, 1, 4, 3 अर्थात पहला विकल्प इसमें सही सुमेलित है। 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट, सांविधिक लिखत की संवैधानिकता को चुनौती देने से संबंधित प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कहाँ दिया गया है? तो यह जो प्रावधान है यह आदेश 27A और नियम 1A के अंतर्गत दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन लोक अधिकारी नहीं है? तो लोक अधिकारी के अंतर्गत हर न्यायाधीश आता है, अखिल भारतीय सेवा का हर सदस्य आता है, हर अधिकारी जो सरकार से वेतन प्राप्त करता है। तो इसमें जो है ये तीनों लोक अधिकारी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मिलिट्री का राजपत्रित अधिकारी जो अब सरकारी सेवा में नहीं है अर्थात वह सेवानिवृत्त हो चुका है, तो वह लोक अधिकारी के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो पहला है कैविएट के बारे में प्रावधान। तो कैविएट के बारे में जो प्रावधान है यह धारा 148A के अंतर्गत दिया गया है। तो ए का दूसरा है प्रत्यास्थापन के लिए वाद, इसके बारे में प्रावधान धारा 144 में दिया गया है। और तीसरा है न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ। तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 151 के अंतर्गत दिया गया है। और चौथा है दीवानी प्रकृति के वाद। तो इसके बारे में प्रावधान धारा 9 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस 2, 1, 3, 4 अर्थात पहला विकल्प जो है यह सही सुमेलित है। नेक्स्ट, निम्न मामलों में दीवानी न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता है। तो किन मामलों में दीवानी न्यायालय जो है कमीशन जारी नहीं कर सकता? तो कमीशन जो है किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए जारी किया जा सकता है, लेखाओं के परीक्षण के लिए, विभाजन का निष्पादन करने के लिए जारी किया जा सकता है, लेकिन डिक्री का निष्पादन करने के लिए कमीशन जारी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का प्रतिषेध करती हैं? तो स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का जो प्रतिषेध है यह धारा 56 के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें यह निर्धारित किया गया है कि अंतर्निहित शक्तियाँ जो है यह न्यायालय को प्रदान नहीं की जाती हैं, बल्कि यह न्यायालय में अंतर्निहित है? तो यह जो निर्णय था यह केस का नाम मनोहर लाल बनाम सेठ हीरा लाल था। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्न किस आधार पर निर्णीत ऋणी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है? तो गिरफ्तारी का वारंट जो है वह न्यायालय के द्वारा गंभीर बीमारी की स्थिति में रद्द किया जा सकता है। बाकी पुत्र के विवाह में उपस्थित होने के लिए, चुनाव में मतदान करने के लिए जो है यह वारंट रद्द नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 114 को किसके साथ पढ़ा जाना चाहिए? तो धारा 114 जो है यह पुनर्विलोकन से संबंधित है, और इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 114 में तो है ही आदेश 47 के अंतर्गत भी दिया गया है। तो इसलिए धारा 114 को आदेश 47 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट, कथन ए, करार जिसका उद्देश्य विधि विरुद्ध होता है वह शून्य होता है। कारण इसका कि वैध संविदा अपेक्षा करती है कि पक्षकारों को विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए संविदा करनी चाहिए। तो एकदम सही है, ये कथन भी सही है और जो उसका कारण है उसका सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो पहला है दूसरे की इच्छा पर अधिशासन। तो दूसरे की इच्छा पर जो अधिशासन किया जाता है इसे ही असम्यक असर कहा जाता है। तो असम्यक असर में कोई व्यक्ति अपने
पद का या अपनी स्थिति का गलत फायदा उठाकर किसी व्यक्ति पर दबाव डालकर कोई कार्य कराता है तो उसे असंयम असर कहा जाता है। और दूसरा है वचनदाता की वांछा पर, तो यह प्रतिफल कहलाता है जो कि कार्य वचनदाता की वांछा पर किया जाता है। और तीसरा है किसी बात को करने या न करने की जो संविदा है यह समाश्रित संविदा कहलाती है। चौथा है जहाँ की कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात विधिपूर्वक करता है तो इसे ही संविदा कल्प कहा जाता है। इसके बारे में प्रावधान धारा 68 से 72 के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रकार से 3-1-4-2 अर्थात दूसरा विकल्प जो है यह सही सुमेलित है, 3-1 और 4-2। नेक्स्ट, वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो प्रवर्तनीय है किंतु अन्य पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, तो यह जो करार है किस प्रकार का होता है, तो यह शून्यकरणी करार होता है जिसे अन्य पक्षकारों के विकल्प पर शून्य घोषित किया जा सकता है, तो इसे ही शून्यकरणी करार कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पूछा है प्रतिग्रहण अर्थात स्वीकृति। प्रतिग्रहण को सामान्य भाषा में स्वीकृति कहा जाता है। स्वीकृति की जो सूचना है स्वीकार करने वाले के व्यक्ति के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जबकि जो ऐसी स्वीकार करने की सूचना है वह प्रस्तावक अर्थात जिस व्यक्ति ने प्रस्ताव दिया है उसके ज्ञान में आ जाती है कि उसका जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लिया गया है, तो ऐसी जो स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध यह सूचना पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट, वचनात्मक विबंध पर एक महत्वपूर्ण वाद है, तो वचनात्मक विबंध पर महत्वपूर्ण जो केस है वह केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद का और दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, तो ये दोनों जो केस हैं यह वचनात्मक विबंध पर आधारित हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो पहला है प्रपीड़न, इससे संबंधित केस है चिक्कम अमीराजू बनाम चिक्कम सेसम्मा, तो यह सुमेलित है, सही है ये। दूसरा है पर निर्धारित नुकसानी, तो इसके संबंधित जो केस है यह डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी बनाम न्यू गैराज एंड मोटर कंपनी का है। तीसरा है पालन की असंभवता, तो इससे संबंधित केस है अलूपी प्रसाद एंड सन्स बनाम भारत संघ, तो यह तीनों जो है सुमेलित हैं। चौथा जो लोकनीति है यह हैडले बनाम बैक्संडेल, तो यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, कपट और दुर्व्यपदेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो पहला है दोनों संविदा को शून्यकरणी बनाते हैं, तो यह कथन सही है। दूसरा है कपट दुष्कृति में नुकसानी के लिए वाद हेतु प्रस्तुत करता है, तो यह कथन भी सही है। तीसरा है साधारण दुर्व्यपदेशन एक दुष्कृति है, तो यह कथन सही नहीं है। और पहला और दूसरा 1 और 2 ये दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, ए उस अभियोजन को जो उसने लूट के बारे में बी के विरुद्ध संस्थित किया है छोड़ देने का बी को वचन देता है और बी ली गई चीज़ों का मूल्य लौटा देने का वचन देता है, तो यह जो करार है यह शून्य है क्योंकि इसका उद्देश्य जो है वह विधि विरुद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर बताइए, तो पहला है किसी विधिक कर्तव्य का पालन करना वचन के लिए प्रतिफल नहीं है, तो यह सही है। दूसरा है वाद लाने से प्रविरत रहना सदैव ही पर्याप्त प्रतिफल माना जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा है प्रतिफल का वचन के अनुरूप पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है, तो इस प्रकार से 1, 2 और तीनों जो कथन हैं ये सही हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविदा संशोधन अधिनियम 1997 में किस धारा को संशोधन किया गया था, तो इस अधिनियम के तहत धारा 28 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट, संविदा में दायित्व की प्रकृति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो संविदा में दायित्व की प्रकृति में जो परिवर्तन होता है तो उसे नवीनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत अवयस्क जो है यह स्वयं उत्तरदायी नहीं होता है बल्कि अवयस्क की संपत्ति उत्तरदायी होती है। और धारा 68 के अंतर्गत संविदा कल्प के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, चलत प्रत्याभूति को भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है,
तो चलत प्रत्याभूति को धारा 129 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो पहला है विफलता का सिद्धांत। तो विफलता का जो सिद्धांत है इससे संबंधित केस है टेलर बनाम कार्डवेल का। दूसरा है विशेष क्षतिपूर्ति। तो विशेष क्षतिपूर्ति से संबंधित जो केस है हेडले बनाम बैक्सेंडेल का है। और तीसरा है पूर्वकालिक संविदा भंग। तो इससे संबंधित केस है होचेस्टर बनाम डी लाटूर का केस। और चौथा है क्रॉस प्रस्ताव। तो इससे जो संबंधित केस है यह टिन बनाम हॉफमैन का है। तो इस प्रकार से 1, 4, 2, 3 अर्थात पहला विकल्प सही सुमेलित है। नेक्स्ट, पद्म करार कैसा होता है? तो जो पद्म का करार होता है या बाजी करार जिसे कहते हैं यह एक शून्य करार है। नेक्स्ट, भारतीय संविदा अधिनियम ने संदायों के विनियोग से संबंधित क्लेटन का नियम किस धारा में स्वीकार किया है? तो क्लेटन का जो नियम है यह धारा 59 के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन सा दंड दे सकता है? तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वह अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास की सजा दे सकता है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है परिवाद। तो ये धारा 2D के अंतर्गत ये सही पर है। धारा 2D में परिवाद को परिभाषित किया गया है। पुलिस रिपोर्ट को धारा 2R के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। निर्णय की अंतर्वस्तु यह धारा 354 में है। और पीड़ित प्रतिकर योजना तो यह धारा 357 में नहीं है बल्कि धारा 357A के अंतर्गत दी गई है। तो इसलिए जो चौथा विकल्प है यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, एक दांडिक कार्यवाही जो समनीय नहीं है यह किसके द्वारा अभिखंडित की जा सकती है? तो जो समनीय नहीं है ऐसी दांडिक कार्यवाही जो है यह उच्च न्यायालय के द्वारा अभिखंडित की जा सकती है। नेक्स्ट, कथन ए, जहां अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी होने का अभिवचन किया है और ऐसे अभिवचन पर दोष सिद्ध किया गया है तो वहां कोई अपील नहीं होगी। तो यह कथन सही है और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 375 में दिया गया है CRPC में, धारा 375 के अंतर्गत। और इसका कारण ये है कि कोई व्यक्ति जो जानबूझकर दोषी होना स्वीकार करता है और उस आधार पर दोष सिद्ध किया जाता है तब वह व्यथित नहीं माना जाएगा। तो यह कारण भी सही है। तो इस प्रकार से कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वह कथन की सही स्पष्टीकरण है। तो पहला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट, आरोप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होता है जिसका अभियुक्त पर आरोप हो सकता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा है यदि एक ही समव्यवहार के क्रम में एक से अधिक अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए हैं तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है। तो यह कथन भी सही है। इस प्रकार से 1 और 2 ये दोनों कथन सही हैं। और आरोप के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 211 से लेके 223 तक के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, किसी चालू रहने वाले अपराध की दशा में नया परिसीमा काल कब प्रारंभ होता है? तो जब कोई अपराध इस प्रकृति का है कि वह लगातार चालू रहता है, जैसे अपहरण का अपराध है कि किसी व्यक्ति को एक स्थान पर ले जाया गया और वहाँ से फिर उसे दूसरे जगह पर फिर तीसरे जगह पर, मतलब उसको लगातार उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक कहीं ले जाया जा रहा है। तो ऐसा जो क्रम है वो प्रत्येक क्रम पर वह अपराध चालू रहता है और ऐसी स्थिति में यह उस समय के प्रत्येक क्षण से जिसके दौरान अपराध चालू रहता है तो परिसीमा काल का निर्धारण उस समय से किया जाता है। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। तो अग्रिम जमानत से संबंधित प्रावधान धारा 438 के अंतर्गत दिया गया है। परिवाद पर संज्ञान के बारे में प्रावधान धारा 190 के अंतर्गत दिया गया है। न्यायालय की भाषा के बारे में प्रावधान धारा 272 के अंतर्गत और आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूत के बारे में प्रावधान ये धारा 110 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से 3, 4, 1, 2 अर्थात जो चौथा विकल्प है यही सही सुमेलित है। 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित कौन सी धारा आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा संशोधित की गई थी? तो वर्ष 2018 में धारा 173 के अंतर्गत संशोधन किया गया था। नेक्स्ट, सूत्र किसी भी व्यक्ति को एक ही
हेतु के लिए 2 बार तंग नहीं किया जाना चाहिए। तो यह जो सिद्धांत है, यह जो सूत्र है, वह सीआरपीसी की किस धारा में स्थान अपना प्राप्त करती है, या यह प्रावधान किस धारा के अंतर्गत समाहित है? तो यह जो प्रावधान है, यह धारा 300 के अंतर्गत समाहित है। नेक्स्ट, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 376D के अधीन पारित दंडादेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत अपील दाखिल की गई है, तो ऐसी अपील का निपटारा कितनी अवधि के भीतर होगा? तो ऐसी जो अपील है वह दाखिल किए जाने की तारीख से 6 माह के भीतर उसका निपटारा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के समान है? तो धारा 97 का जो प्रावधान है, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के समान है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166A के अंतर्गत जब तलाशी भारत से बाहर होती है तो दांडिक न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो ऐसी स्थिति में जो न्यायालय है वह अनुरोध पत्र जो है या लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी करता है। नेक्स्ट, जमानत एक नियम है और कारागार एक अपवाद है। तो यह कथन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस केस में कहा गया था? तो यह कथन मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य के केस में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट, गिरफ्तार व्यक्ति की डॉक्टरी जांच के संबंध में जो प्रावधान है वह सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो यह प्रावधान धारा 54 के अंतर्गत दिया गया है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसे उसकी जो है मेडिकल जांच कराई जानी आवश्यक है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164A के अंतर्गत बलात्कार की किसी पीड़िता को ऐसे अपराध से संबंधित सूचना प्राप्त होने के कितने अवधि के अंदर परीक्षण के लिए किसी पंजीकृत चिकित्सक के पास भेजना होगा? तो ऐसी जो सूचना मिलती है तो उसके 24 घंटे के अंदर उसे किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजना आवश्यक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने धारित किया कि समन के तामील होने की तिथि के 90 दिन के बाद भी लिखित कथन प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ऐसा जो निर्णय था सर्वोच्च न्यायालय ने कैलाश बनाम ननकू के केस में दिया था। प्रतिवादी पर दस्ती समन तामील करने के लिए वादी को दिया जा सकता है। तो यह किस प्रावधान के तहत दिया जाता है? तो यह आदेश 5 नियम 9A के अंतर्गत उसे दिया जा सकता है। तो दस्ती समन की तामील का तात्पर्य यह है कि जैसे ए एक वादी है और यह कोर्ट में बी के खिलाफ मुकदमा दायर करता है, तो ऐसी स्थिति में बी को न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए ये जो न्यायालय है खुद समन न भेज करके समन की एक प्रति ए को दे देगा कि तुम जो है ले जाकर बी को इसकी तामीली कराओ। तो इसे ही दस्ती समन की तामील कहा जाता है। इसके बारे में जो प्रावधान है आदेश 5 नियम 9A के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का जो केस है यह किससे संबंधित है? तो यह जो केस है प्ली ऑफ एलिबाई अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब हुआ था? तो संविधान सभा पर जो उसके सदस्य थे उनका अंतिम हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट, संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा। तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 393 के अंतर्गत यह बताया गया है कि भारत का संविधान का जो नाम है वह भारत का संविधान होगा। नेक्स्ट, शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद से शासित होता है? तो शिक्षण संस्थानों में पूछा है तो यह 15 के खंड 4 के अंतर्गत शासित होता है, जबकि रोजगार या नौकरी में जो होता है वह 16(4) के तहत होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके विषय में न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर ने कहा कि यह हमारे देश में संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन के प्रजातांत्रिक स्वरूप का आधार और आधार स्तंभ है? तो यह जो कथन था यह न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर ने मूल अधिकार के संबंध में कहा था कि जो मूल अधिकार है वह हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन के प्रजातांत्रिक स्वरूप का आधार और आधार स्तंभ है। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति के.एस. पुत्ता स्वामी बनाम भारत संघ 2017 का जो निर्णय था वह कितने जजों की पीठ के द्वारा दिया गया था? तो यह निर्णय 9 जजों की पीठ के द्वारा जो है दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट के बहुमत निर्णय ने धारित किया कि आधार
जो है आधार कार्ड जो है मात्र उन्हें एक विशेष पहचान ही नहीं देता है बल्कि गरिमा में जीवन भी प्रदान करता है। तो यह निर्णय भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायमूर्ति के.एस. पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ के केस में दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा है कि सामाजिक नैतिकता भी समय समय पर बदलती रहती है? तो यह जो कथन है सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ अर्थात नालसा बनाम भारत संघ के केस में यह जो कथन है किया था। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो पहला है अनुच्छेद 39A। तो अनुच्छेद 39A में निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में प्रावधान किया गया है। और दूसरा है अनुच्छेद 213। तो 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। तीसरा है अनुच्छेद 44। तो यह समान सिविल संहिता से संबंधित है। और चौथा है अनुच्छेद 50। तो यह जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण के बारे में प्रावधान करती है। तो इस प्रकार से 4, 1, 2, 3 अर्थात यह जो चौथा विकल्प है तीसरा विकल्प है यही सही सुमेलित है। 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट, कथन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के अनुच्छेद 19(2) में वर्णित निबंधनों की युक्तता तय करने में सहायक होते हैं। तो ये कथन सही है, कारण राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों से वरिष्ठ घोषित किए गए हैं। तो कारण गलत है और कथन ए जो है सही है। तो इस प्रकार से जो तीसरा विकल्प है ये सही होगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सही उत्तर दीजिए। तो पहला है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान अर्थात राष्ट्रपति की जो शक्तियों के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है यह अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दी गई है। संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 53 के अंतर्गत दिया गया है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 75 में दिया गया है। और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से 4, 3, 2, 1 अर्थात जो दूसरा विकल्प है यही सुमेलित है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में संशोधनों द्वारा शामिल किए गए निम्नलिखित उपबंधों का सही कालानुक्रम क्या है? पहला है शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में, इसे 2002 में शामिल किया गया है। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र, तो इसे 1979 में शामिल किया गया है अनुच्छेद 134A के अंतर्गत। तीसरा है नगर पालिका अधिनियम, तो नगर पालिका अधिनियम को 1993 में शामिल किया गया है। और निःशुल्क विधिक सहायता, तो इसे 1977 में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से जो क्रम बन रहा है तो 4, 2, 4 सबसे पहले, उसके बाद दूसरा है, उसके पास तीसरा है, फिर पहला है। तो 4, 2, 3, 1। तो इस प्रकार से जो पहला विकल्प है यही सही जो क्रम है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय विधि के शासन का संरक्षक है। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी किस केस में की गई थी? तो यह टिप्पणी जो है विजय कुमार मोहंती बनाम जादू के केस में यह टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने किया था। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निम्नलिखित वादों को उनके समय क्रम के अनुसार लगाएं। तो पहला है मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ये 1976 में आया है। दूसरा है एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला का केस, ये भी 1976 में आया है। और तीसरा में है A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, तो यह 1950 में आया था, 1950 में। तो इस प्रकार से 3, 2, 1 अर्थात पहला जो विकल्प है यही सही है। नेक्स्ट, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अनुच्छेद 75 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, कथन ए, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यह सही है, कारण शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने से पहले हमारे संविधान में शिक्षा से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। तो यह कारण गलत है, क्योंकि जब शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार नहीं था उसके पहले भी हमारे नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार की बात की गई थी। तो इस प्रकार से ए सही है परंतु आर गलत है।
जो इसका चौथा विकल्प है यही सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल नहीं है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार शामिल है, लेकिन इसमें मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। नेक्स्ट, किसी वस्तु के कब्जे वाले व्यक्तियों के पास असली मालिक को छोड़कर पूरी दुनिया के खिलाफ एक बेहतर हक होता है। इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस वाद में दृष्टांकित किया गया था? तो इस सिद्धांत को जो है यह आर्मरी बनाम डेला मायर के केस में प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सैविनी द्वारा विधिक व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित किया गया था? तो सैविनी ने जो विधिक व्यक्तित्व को रेखांकित करने के लिए जो है काल्पनिक सिद्धांत का अनुसरण किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विधिशास्त्री ने प्रथागत कानून को विधि मानने से अस्वीकार कर दिया था? तो उन्होंने कहा था कि जो प्रथा है वह कानून नहीं है। यह ऑस्टिन ने जो है ऐसा किया था। नेक्स्ट, टेकिंग राइट्स सीरियसली पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है यह ड्वार्किन है। नेक्स्ट, किसी भी समाज के अस्तित्व के लिए कुछ साझी नैतिकता आवश्यक है। यह किसका दावा है? हार्ट के द्वारा यह दावा किया गया था या कथन किया गया था। नेक्स्ट, किसने प्रतिपादित किया है कि आधिपत्य का आशय जो है वह कब्जे का एक आवश्यक तत्व है? तो ऐसा जो सिद्धांत है यह सैविनी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है थॉमस एक्विनास, तो इनका तर्कों का आदेश से संबंधित है इनका। दूसरा है जॉन ऑस्टिन, तो ये समादेश का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया है, उससे संबंधित हैं ये। केल्सन जो है मानक क्रम से संबंधित हैं और रॉल्स न्याय का सिद्धांत से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से 3, 2 और 1, 4 अर्थात चौथा विकल्प सही सुमेलित है, 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट, मेन के अनुसार विधि के निम्नलिखित विकास चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। तो मेन के अनुसार जो किसी विधि का जो विकास होता है उसके क्या चरण हैं, क्या किस क्रम में वह विकसित होती है, तो इसका इन्होंने मेन ने क्रमबद्ध किया है। तो इनके अनुसार विधि जो है सबसे पहले शासकों द्वारा दैवी प्रेरणाओं से बनाई जाती है, तो ये पहले स्थान पर आती है। दूसरे स्थान पर आती है रूढ़िगत विधियाँ, फिर तीसरे स्थान पर आती हैं पुजारियों का ज्ञान जो है यह तीसरे स्थान पर आता है, और सबसे अंत में उसको संहिताकरण उसका किया जाता है, उसको कोडिफाई किया जाता है। तो इस प्रकार से 2, 1 और 4, 3 यह इसका जो सही क्रम है। नेक्स्ट, न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है जॉन रॉल्स का है। नेक्स्ट, जब तक विश्व में अन्याय महसूस होगा नैसर्गिक विधि की खोज जारी रहेगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है लॉर्ड लायड और हेम्पस्टीन का है। लॉर्ड लायड और हेम्पस्टीड। नेक्स्ट, ड्यूगिट ने अपना सिद्धांत श्रम के विभाजन एवं सामाजिक संश्लेषण पर आधारित किया है। तो इनका सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो ड्यूगिट का जो सिद्धांत है का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट, पूर्व निर्णय में सिद्धांत का क्या अर्थ है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो पहला है एक पूर्व का मामला जिसे बाद के मामलों के लिए नियम के रूप में लिया जा सकता है। तो ये जो पूर्व न्याय होता है इसका सही अर्थ यही होता है। नेक्स्ट, विधिशास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है यह C.K. एलन का है। नेक्स्ट, विधि मनोभावों से मुक्त एक तर्क है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है अरस्तु का है, और अरस्तु ने कहा कि विधि जो है मनोभावों से मुक्त एक तर्क है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में सामाजिक नैतिकता के ऊपर संवैधानिक नैतिकता को वरीयता दी थी? तो यह जो निर्णय था सर्वोच्च न्यायालय का नवतेज सिंह जोहर का था, और ये इसे जो है धारा 377 IPC से संबंधित है ये। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो सामाजिक नैतिकता के ऊपर
संवैधानिक नैतिकता है, अर्थात सामाजिक जो मान्यताएं हैं वह संविधान से ऊपर नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट, पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का केस किससे संबंधित है? तो यह जो केस है यह मृत्युकालिक कथन से संबंधित है और इसके बारे में जो प्रावधान है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के खंड 1 के अंतर्गत किया गया है, मृत्युकालिक कथन। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि किसी भी तथ्य को सिद्ध करने के लिए साक्षियों की विशेष संख्या का उपबंध नहीं है? तो यह प्रावधान धारा 134 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धारा में सह अपराधी को एक सक्षम साक्षी घोषित किया गया है? तो धारा 133 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि सह अपराधी जो है एक सक्षम साक्षी होगा और कोई भी दोष सिद्धि इसलिए अपास्त नहीं कर दी जाएगी क्योंकि वह सह अपराधी के असंपुष्ट साक्ष्य पर आधारित है। नेक्स्ट, अभिलेखों को साबित करने संबंधी किन विशेष उपबंधों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जोड़ा गया था? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में IT एक्ट 2000 के द्वारा धारा 65A और 65B को जोड़ा गया था। नेक्स्ट, कथन ए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 का परंतु स्वयं के दोषी होने के विरुद्ध नियम का एक पहलू है। तो यह कथन सही है। कारण क्या है इस कथन के पीछे? इस सिद्धांत के पीछे कारण यह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 की नीति जो है वह न्याय करने में साक्ष्य को सुनिश्चित करना है। तो इस प्रकार से ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका जो पहला विकल्प है यही सही है। नेक्स्ट, यदि एक व्यक्ति जो बोलने में असमर्थ है अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है तो इस प्रकार दिया गया साक्ष्य कैसा साक्ष्य माना जाएगा? तो इस प्रकार का जो साक्ष्य होगा वह मौखिक साक्ष्य माना जाएगा और यही निर्णय क्वीन बनाम अब्दुल्ला के केस में दिया गया था और निर्भया केस में जो कि मुकेश कुमार सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन के नाम से जाना जाता है, इस केस में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जब इशारों से कोई साक्ष्य दिया जाता है या किसी अन्य माध्यम से दिया जाता है और ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि बोलने में असमर्थ है तो वह साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो पहला है याददाश्त ताज़ा करना या स्मृति ताज़ा करना, तो इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 159 के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा है मृत्युकालिक घोषणा, तो इसके बारे में प्रावधान धारा 32(1) के अंतर्गत दिया गया है। सूचक प्रश्न के बारे में प्रावधान धारा 141 के अंतर्गत दिया गया है और पक्षद्रोही साक्षी के बारे में प्रावधान धारा 154 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से 1, 3, 4, 2 पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है दस्तावेज जिसका 30 वर्ष पुराना होना तात्पर्य है, तो इसके बारे में जो प्रावधान है धाबे के अंतर्गत दिया गया है, ये सही है। दूसरा है किसी व्यक्ति को जीवित साबित करने का भार जिसे 7 वर्षों से नहीं सुना गया है, तो यहाँ मृत्यु की उपधारणा कर ली जाती है, इसके बारे में प्रावधान धारा 108 के अंतर्गत दिया गया है, तो यह भी सही है। मूक साक्षी अर्थात ऐसा व्यक्ति जो बोलने में सक्षम नहीं है तो उसका जो साक्ष्य के बारे में प्रावधान धारा 119 के अंतर्गत दिया गया है। और दहेज मृत्यु की उपधारणा के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 113A में नहीं है बल्कि धारा 113B के अंतर्गत दिया गया है, तो यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिकता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के प्रावधानों के उल्लंघन में होने के कारण चुनौती दी गई थी? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को अनुच्छेद 20(3) के आधार पर काठी कालू अवघड़ के केस में चुनौती दी गई थी और इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 20(3) के आधार पर इसे संवैधानिक बताया था और ये कहा था कि जो धारा 27 है यह अनुच्छेद 20(3) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करती है। नेक्स्ट, पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य यह किससे संबंधित है? तो यह जो केस है यह संस्वीकृति से संबंधित है, कन्फेशन से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं निश्चयात्मक साक्ष्य से संबंधित हैं, अर्थात निश्चायक सबूत के बारे में प्रावधान किन धाराओं के अंतर्गत किया गया है? तो यह जो है धारा 41 में, धारा 112 में और धारा 113 के अंतर्गत यह निश्चायक प्रवृत्ति की उपधारणाएं की जाती हैं इन धाराओं के अंतर्गत। नेक्स्ट,
स्वयं से बात करने में भी संस्वीकृति हो सकती है। स्वीकृति को किसी अन्य व्यक्ति को सूचित किया जाना आवश्यक नहीं है। तो यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस केस में दिया गया था? तो ऐसा जो निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में दिया गया था। अर्थात इसमें यह कहा गया था कि कोई व्यक्ति जो बड़बड़ा रहा है या किसी अन्य व्यक्ति से न बोलकर स्वयं से बात कर रहा है, स्वयं से बोल रहा है और उसमें वह बोलते हुए अपने अपराध को स्वीकार करता है, तो ऐसी जो संस्वीकृति है वह भी साक्ष्य में सुसंगत होगी। क का ख की इरादतन अर्थात आशयपूर्वक गोली मारकर हत्या करने के लिए विचारण किया जाता है। यह तथ्य कि क की जो है आदत थी कि वह हत्या करने के लिए लोगों पर गोली चलाता था, अर्थात क की हत्या करने के आशय से लोगों पर गोली चलाने की आदत थी। तो यह जो तथ्य है वह सुसंगत नहीं है और इसे साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह अभ्यासतः ऐसा करता था और लोगों को की हत्या करता था। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी को भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत एक विशेषज्ञ माना जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत किस केस में व्यक्त किया था? तो ऐसा जो निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता के केस में कहा कि एक जो छात्र है क्योंकि वह अपने जो विषय की पढ़ाई करता है उसमें वह विशेषज्ञ माना जा सकता है, इसलिए वह धारा 45 के अंतर्गत विशेषज्ञ की श्रेणी में आ सकता है। नेक्स्ट, रेस जेस्टे को एक अपवाद के रूप में मंजूर किया गया है। तो रेस जेस्टे को अनुश्रुत साक्ष्य के अपवाद के रूप में मंजूर किया गया है, क्योंकि अनुश्रुत साक्ष्य एक जो है सुसंगत साक्ष्य नहीं होता है, उसको ग्राह्य नहीं माना जाता। लेकिन रेस जेस्टे जो है एक ही समव्यवहार का भाग जो है और मृत्युकालिक कथन, स्वीकृति या संस्वीकृति, ये कुछ इस तरह के उदाहरण हैं जो कि अनुश्रुत साक्ष्य के अपवाद हैं, अर्थात इनको जो है ग्राह्य बनाया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र का जो पहला सत्र का आयोजन था वह 10 जनवरी 1946 को हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग वैधानिक कार्यों को संपादित करता है? तो वैधानिक कार्यों का कार्य महासभा का होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद प्रावधानित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के अस्थायी न्यायालय पर आधारित है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह यूएन चार्टर के अनुच्छेद 92 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश हैं वह सुरक्षा परिषद के निर्णयों से बाध्य हैं? तो ऐसा जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बजट किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो बजट है इसमें महासभा के द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है। नेक्स्ट, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य 3 सालों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं और कितने सदस्य प्रत्येक वर्ष निर्वाचित किए जाते हैं? तो आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल 54 सदस्य होते हैं, जिसमें से 18 जो सदस्य हैं प्रत्येक 3 सालों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसमें 18 अर्थात 1/3 जो सदस्य हैं ये निर्वाचित किए जाते हैं प्रत्येक वर्ष। दोस्तों, यूएन चार्टर का एक वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से जाकर आप विधिवत इसका विस्तार से इसके विश्लेषण के साथ उसको हल कर सकते हैं प्रश्नों को, और सभी प्रश्नों को उनकी व्याख्या के साथ हल कराया गया है। तो आपकी तैयारी के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में तो हम केवल प्रश्न को पेपर को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें उल्लिखित है कि हर एक को राष्ट्रीयता का अधिकार है? तो ऐसा जो प्रावधान था यह यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अर्थात मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है उसी में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है, अर्थात कोई भी व्यक्ति राष्ट्रविहीन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के निम्नलिखित अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों का उल्लेख किया गया है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों का जो उल्लेख है वह यूएन चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह उल्लेख अनुच्छेद 38 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य के कितने प्रतिनिधि होंगे? तो सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य के
1 प्रतिनिधि होंगे, जबकि महासभा के प्रत्येक सदस्य के 5 प्रतिनिधि होते हैं। महासभा में जो उसके सदस्य देश होते हैं, तो महासभा के उन देशों से एक एक देश से 5 प्रतिनिधि होंगे और सुरक्षा परिषद में 1 प्रतिनिधि होगा। नेक्स्ट, हम विखंडित विश्व हैं, हमें शांति वाले विश्व की आवश्यकता है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP के धारणीय विकास का लक्ष्य कब प्रभावी हुआ है? तो यह जो है जनवरी 2016 से यह प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन की अग्रणी संस्था अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल की स्थापना किसने की है? तो यह स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र विकास पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात UNEP और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इन दोनों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को निष्पादित करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को निष्पादित करने का जो कार्य है यह सुरक्षा परिषद का होता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का आधार क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आधार है वह संप्रभु समानता पर आधारित है यह, और इसी सिद्धांत पर यह गठित किया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिपादित किया गया है? तो ये उसके जो सिद्धांत हैं और उसके उद्देश्य हैं, इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 और 2 में प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट, सूची को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर दीजिए। तो ये जो प्रावधान है यह TPA से संबंधित हैं, अर्थात संपत्ति अंतरण से संबंधित प्रावधान है और उसको उनकी धाराओं के साथ सुमेलित करना है। तो पहला है प्रत्यासन का सिद्धांत, तीसरी धारा 92 में इसके बारे में प्रावधान है। शाश्वतता के विरुद्ध नियम, ये धारा 14 में है। विबंधन द्वारा अनुदान का सिद्धांत, यह धारा 43 में है। और संचयन का सिद्धांत धारा 17 के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से ये जो चारों विकल्प हैं यह स्वयं सुमेलित हैं और पहला विकल्प सही है कि 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम निम्नलिखित की मान्यता नहीं देता है। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम इसमें से किसकी मान्यता नहीं देता है? तो यह जो है पूर्व संव्यवहार के अंतर्गत नोटिस की मान्यता नहीं देता है। बाकी इसके तहत वास्तविक नोटिस हो सकती है, विवक्षित हो सकती है, अभ्यारोपित हो सकती है, लेकिन यह पूर्व संव्यवहार के अंतर्गत नोटिस नहीं हो सकती है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन अजात या अजन्मे व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित कर सकता है? तो अजात व्यक्ति जो है, अगर उसके पक्ष में किसी संपत्ति का अंतरण किया गया है तो जैसे ही वह जन्म लेता है वैसे ही उसमें संपत्ति निहित हो जाती है। लेकिन यहाँ पूछा है कि वह अर्जित कब करेगा, तो वो उस हित का अर्जन तब करता है जबकि वह वयस्क हो जाता है, और निहित तब हो जाती है जैसे ही वह जन्म लेता है, तुरंत उसमें निहित हो जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अचल संपत्ति नहीं है? तो अचल संपत्ति के अंतर्गत तेंदूपत्ता एकत्र करने का अधिकार यह अचल संपत्ति है, मछली पकड़ने का अधिकार अचल संपत्ति है, लेकिन आराधना या पूजा करने का अधिकार यह अचल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विभाजन संपत्ति का अंतरण नहीं है? तो यह निर्णय जो है VN सरीन बनाम अजीत कुमार के केस में दिया गया था और उसमें यह बताया गया था कि जो विभाजन है वह संपत्ति का अंतरण नहीं है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत समेकन का सिद्धांत दिया गया है? तो समेकन का सिद्धांत धारा 61 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। पहला है प्रीमियम, तो प्रीमियम जो है यह पट्टा से संबंधित है। दूसरा है सार्वभौमिक अदाता, अदाता अर्थात लेनदार जिसके पक्ष में दान दिया जाता है, तो यह दान से संबंधित है। मोचन बंधक का कराया जाता है, अर्थात मोचन जो है बंधक से संबंधित है। और क्रेता जो है यह विक्रय में एक पक्षकार होता है, तो क्रेता जो है विक्रय से संबंधित है। इस प्रकार से 3, 2 और 1, 4 पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पट्टे का आवश्यक तत्व नहीं है? तो पट्टे का जो आवश्यक तत्व होता है इसमें पक्षकार होते हैं 2,
और संपत्ति होती है जिसका अंतरण किया जा रहा है, और ये अंतरण जो है आंशिक हो सकता है या पूर्णकालिक हो सकता है, लेकिन इसका पूर्ण अंतरण यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि पूर्ण अंतरण जो है पट्टे में नहीं किया जाता, वह विक्रय, दान या वसीयत में किया जाता है। पट्टे में केवल हित का अंतरण किया जाता है। नेक्स्ट, सही कथन चुनिए। तो पहला है, मर्सण जात अभोग सबसे सूक्ष्मतम हित है जिसे कोई व्यक्ति संभवतः किसी अचल संपत्ति में प्राप्त कर सकता है। तो यह कथन सही है और लोक सेवा आयोग ने इसे ही सही माना है, शेष कथनों को उसने गलत माना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अनुयोज्य दावा है? तो अनुयोज्य दावा किसी पुस्तक का जो कॉपीराइट है यह अनुयोज्य दावा नहीं है। मुस्लिम महिला का अदत्त मेहर का दावा यही अनुयोज्य दावा है। नेक्स्ट, लिखित संविदा अथवा स्थानीय प्रथा के अभाव में कृषि के जो पट्टे हैं उनकी अवधि क्या समझी जाएगी? तो जो कृषि योग्य पट्टे होते हैं वह वर्षानुवर्षी पट्टा माने जाते हैं। कृषि और विनिर्माण ये दोनों जो पट्टे हैं यह वर्ष से वर्ष तक माने जाते हैं। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रतिस्थापित प्रतिभूति के सिद्धांत को प्रावधानित करती है? तो प्रतिस्थापित प्रतिभूति के सिद्धांत को धारा 73 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, किस संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता है? तो किस संपत्ति का अंतरण? लोकपद का अंतरण नहीं हो सकता है, उत्तराधिकार की संभावना मात्र का अंतरण नहीं हो सकता है, पुनः प्रवेश के अधिकार का भी अंतरण नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से इन सभी का अंतरण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, चुनाव का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो चुनाव या निर्वाचन का सिद्धांत जो है यह धारा 35 के अंतर्गत और अध्याय पूछा है तो अध्याय 2 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 कब से प्रवर्तित हुआ है? तो यह जो है 21 अप्रैल 2018 से प्रवर्तित हुआ है, लेकिन जो 2022 में जो आपराधिक विधि संशोधन हुआ है यह 18 अप्रैल 2022 से यह प्रवर्तित हुआ है। तो इस बार यह पूछा जा सकता है कि आपराधिक विधि संशोधन या दंड प्रक्रिया में जो संशोधन किया गया है 2022 में यह कब से प्रवर्तित हुआ है? तो आप इसे ऐसे सीधा सीधा याद रख सकते हैं, 18 तारीख चौथा महीना 22 अर्थात 18/4/22 18/4/22 से यह प्रवर्तन में आया है। तो 18 और 4/22 भी होता भी है। नेक्स्ट, आपराधिक दुर्विनियोग के मामले में पश्चातवर्ती आशय कैसा होना चाहिए? तो आपराधिक दुर्विनियोग में जो आशय है वह बेईमानीपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत यथा विचारित संयुक्त दायित्व का सिद्धांत निम्नलिखित के निर्णय पर आधारित है। तो धारा 34 के अंतर्गत जो सामान्य आशय से संबंधित है यह इसके अंतर्गत जो संयुक्त दायित्व का सिद्धांत है यह वारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर के केस पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है? तो पहला है संश्रय। तो संश्रय की जो बारे में परिभाषा दी गई है यह 51A के अंतर्गत नहीं दी गई है, तो इस प्रकार से पहला गलत है। बाकी सदोष हानि धारा 23 में है, सही है। 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार यह जो है धारा 376D(B) के अंतर्गत दिया गया है, ये भी सही है। सामूहिक बलात्कार संघ के बारे में प्रावधान 376D के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से 2, 3 और 4 सही हैं, लेकिन पहला जो है यह सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार से दूसरा विकल्प जो है सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें जो है 140 प्रश्न इसलिए हैं क्योंकि 10 प्रश्न वो करंट से रिलेटेड थे, उसको हमने हटा दिया और ये पूरा प्रश्न का हमने सॉल्व किया है। और इसके सभी उत्तर जो है यह लोक सेवा आयोग के जो उत्तर कुंजी जारी की गई थे उससे आधारित हैं, उससे संबंधित है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको तैयारी में कुछ सहायक साबित होगा। आप हमारे और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हमने PCSJ 2018 का जो लॉ वाला पेपर है उसको सॉल्व किया है और यह वीडियो
आपकी तैयारी में एक गाइडेंस का काम करेगा, क्योंकि इसके आधार पर आप अपनी वर्तमान तैयारी को मेंटेन कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और उस पर आपको स्टडी मटेरियल और भी मिल जाएंगे एमसीक्यूज के रूप में, जो कि प्री के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।